गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने गति का ग्राफीय निरूपण पढ़ा था। आज हम लोग गति के समीकरण को कलन विधि से कैसे हम निगमन करेंगे या उसको प्रूफ करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो गति के 3 समीकरण हैं जो आप लोगों को याद होंगे। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए पहले समीकरण से स्टार्ट करते हैं। प्रथम समीकरण का निगमन। तो किसी गतिमान वस्तु का त्वरण हम a बराबर डी वी अपॉन डी टी से देते हैं। तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब इसको हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। यहाँ पे देखिए जो हाईलाइट हो रहा है। तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी में हम डी वी को u से v तक इंटीग्रेट करते हैं या समाकलन करते हैं। u क्या है? प्रारंभिक वेग है इसका, यानी लोअर लिमिट है, और v अपर लिमिट है। और समय dt यानी dt को 0 to t समय तक के लिए इंटीग्रेट करते हैं। पिछले टर्म पे जो आपको समाकलन और अवकलन बताया गया था उसमें आप देख सकते हैं कि dx का जो समाकलन होगा वो x होता है। तो इस तरह से dv का समाकलन यहाँ पे v होगा और यह लिमिट u टू v लिखा हुआ है और इसको लिखेंगे v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इधर देखिए दाहिने साइड में dt का समाकलन t हुआ 0 टू t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो a t माइनस 0 या v माइनस यू इक्वल टू ए टी या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यह गति का प्रथम समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब गति के द्वितीय समीकरण के निगमन के लिए वेग v बराबर हम लिखेंगे ds अपॉन डी टी, या ds बराबर हो जाएगा v डी टी। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन v इज इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी है प्रथम समीकरण से। तो ds बराबर v का मान यहाँ पे रख देंगे u प्लस ए टी। तो ds बराबर u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब यह समीकरण बन गया हमारा ds बराबर u डी टी। यहाँ पे देखिए इस dt को दोनों में गुणा करेंगे तो u डी टी प्लस ए टी डी टी। इसको ds को 0 टू s हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम 0 टू t और इसको भी 0 टू t। तो ds का समाकलन s हो गया 0 टू s। यहाँ पे dt का t हो गया, u बाहर हो जाएगा इसके, और यहाँ पे a चूँकि यह एक समान है तो a बाहर हो गया, और t का समाकलन t स्क्वायर बाई 2 x टू द पावर n का समाकलन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। इसको आप पीछे से देख सकते हैं। तो यह हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट है 0 टू t। अब लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा s माइनस 0 और यहाँ पे हो जाएगा u t माइनस 0 और ये हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह सेकंड समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब तृतीय समीकरण के निगमन में हम क्या करेंगे? तो चूंकि a बराबर डी वी अपॉन डी टी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ds से गुणा कर देंगे और ds से भाग दे देंगे, यानी इसको लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। अब डी एस अपॉन डी टी हो गया v और यहाँ पे हो जाएगा डी वी अपॉन डी एस। तो ए डी एस बराबर वी डी वी, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले समीकरण को। ठीक, अब देखिए ए डी एस, अब हम इसको फिर समाकलन करेंगे इसकी उचित सीमा में समाकलन करने पर। तो डी एस हो जाएगा 0 टू s समाकलन और यह हो जाएगा u टू v v डी वी। अब ds का समाकलन हो गया s, 0 टू s लिमिट है, और v का समाकलन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी लिमिट है u टू v। या अब हम जब मान रखेंगे तो यह हो जाएगा as बराबर हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि एक बार हम v स्क्वायर रखेंगे माइनस यू स्क्वायर रखेंगे और नीचे 2 है तो यह हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे पक्षांतर करके तो 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो 2as हो गया। यू स्क्वायर को हम साइड चेंज कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तृतीय समीकरण है। तो इस प्रकार हमको तीनों समीकरण का निगमन करना है अवकलन विधि से। तो इसको एक बार स्वयं से इसको कर लेंगे। अब गुरुत्वाकर्षण गति के समीकरण क्या होंगे? तो जहाँ जहाँ पे a होगा त्वरण वहाँ पे हम g लिख देंगे, s के स्थान पर h लिख देंगे। तो यह हमारा जो समीकरण है यह बदल जाएगा गुरुत्वाकर्षण गति के अधीन समीकरण में। प्लस हो जाएगा जब वस्तु
गुरुत्वीय त्वरण के साथ गति करती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो यह प्लस साइन होगा। और जब गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जब फेंकी जाती है वस्तु, यानी नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, तब हम माइनस लेंगे। तो जी ऊपर को ऋणात्मक एवं नीचे को धनात्मक होता है, यहाँ लिखा भी गया है। तो यह समीकरण v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, दूसरा h बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में बदल जाएगा, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh में बदल जाएगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। तो किसी वस्तु b द्वारा प्रेक्षित वस्तु a के आभासी वेग को b के सापेक्ष a का आपेक्षिक वेग कहते हैं। इसे VAB से व्यक्त करते हैं, यानी a के आभासी वेग को b के सापेक्ष हम a का आपेक्षिक वेग कहते हैं और इसे VAB से व्यक्त करते हैं। अब यदि वेग a का वेग VA हो एवं b का वेग VB हो, तो b के सापेक्ष a का आपेक्षिक वेग VAB हो जाएगा VA माइनस VB। अभी यहाँ नीचे उसका चित्र दिया गया है, चित्र से भी समझेंगे। इसी प्रकार a के सापेक्ष b का आपेक्षिक वेग VB हो जाएगा VB माइनस VA। अब यहाँ पे देखिए यह VA है और इस तरह से ये VA है और ये VB है। तो VB को हम जब यहाँ पे पीछे की तरफ लिखेंगे तो उसको हम माइनस VB लिख सकते हैं। तो ये VA है और ये VB और दोनों का यह आपेक्षिक वेग VAB इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ VA और VB के बीच में थीटा कोण है, VA और VAB के बीच में बीटा कोण है, और यहाँ पे माइनस VB और BA के बीच में 180 माइनस थीटा का कोण होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इससे आप निकालेंगे, यदि VB एवं VA के बीच कोण थीटा हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ VAB क्या होगा। VAB क्या अच्छी तरह से ध्यान देंगे, यहाँ पे B के सापेक्ष एक आपेक्षिक वेग है VAB, तो VAB इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर में जिसके आगे टॉपिक आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। तो इससे हम लोग यह प्राप्त करते हैं कि यदि दो वेक्टर अगर हैं और उनके बीच का कोण थीटा है तो उसका परिणामी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा से दिया जाता है, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए कॉस यह VA है और ये VB है और इन दोनों के बीच में कोण 180 माइनस थीटा है। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा यह माइनस कॉस थीटा होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा। ठीक, तो यह इसका मैग्नीट्यूड मिला किसका, आपेक्षिक वेग का, यानी A का वेग B के सापेक्ष एक आपेक्षिक वेग, इसका हमको B के सापेक्ष एक आपेक्षिक वेग, इसका ये मैग्नीट्यूड इससे हम प्राप्त कर लेंगे। अब यदि VAB का VA के साथ कोण बीटा हो तो tan बीटा हो जाएगा VB साइन थीटा अपॉन VA माइनस VB कॉस थीटा। यह नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा वेक्टर तो उसमें इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी इसको समझ लेंगे जैसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न किए हुए हैं, इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है। एक वस्तु विराम अवस्था से 8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान है, इसका समय वेग ग्राफ बनाइए तथा गणना कीजिए 5 सेकंड बाद वेग, प्रथम 5 सेकंड में चली गई दूरी और इस अंतराल में औसत वेग। तो चूंकि u बराबर 0 है, विराम अवस्था से चल रही है, तो अतः v बराबर u प्लस AT से हम यहाँ पे t रखते जाएंगे और हमको AT मिलता जाएगा। तो चूंकि हमारे पास यह दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो समय 0 रखेंगे तो 0 मिला हमको वेग, समय 1 सेकंड रखे तो 8 मिला, यहाँ पे देखिए 2 रखे तो 16, 3 रखे तो 24, 4 रखेंगे तो 32, 5 रखेंगे 40, 6 रखेंगे 48। तो समय और वेग हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें इस तरह से ग्राफ खींचा गया है। तो देखिए 1 सेकंड पर 8, 2 पर 16, 3 पर 24 और 4 पे 32 और 5 पे 40, इस तरह से दिखाया गया। 5 को यहाँ से मिला दिया गया है डॉटेड लाइन से। तो यह हो गया ग्राफ, जो समय वेग ग्राफ है। अब इससे हमको प्राप्त क्या करना है, 5 सेकंड बाद वेग। तो देखिए ग्राफ से स्पष्ट है कि
कि 5 सेकंड पर वेग यहाँ पे 40 दिखाई दे रहा है। 5 सेकंड से जब हम ऊपर लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को बी पॉइंट पे कट करेगा, बी से जब हम खींचेंगे तो ए पॉइंट पे कट करेगा जो कि 40 है, यानी 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग होगा 5 मीटर प्रति सेकंड पर। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग 40 मीटर पर सेकंड है। प्रथम 5 सेकंड में चली गई दूरी के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ओ बी सी निकालेंगे। तो क्षेत्रफल ओ बी सी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हो गया 5, ऊंचाई हो गई 40, 1/2 करेंगे तो यह हो जाएगा 100 मीटर, यानी प्रथम 5 सेकंड में चली गई दूरी 100 मीटर। फिर तीसरा है इस अंतराल में औसत वेग। तो औसत वेग क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो 100/5 हो गया और ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है। दो कारें ए तथा बी जो एक साथ एक ही दिशा में गति प्रारंभ करती हैं के लिए समय दूरी ग्राफ से गणना कीजिए। पहला, प्रारंभ में कार ए कार बी से कितना आगे है। दूसरा, कौन सी कार तेज चल रही है। यहाँ पे ग्राफ देखिए, ए और बी कार के लिए दिया गया, कार ए नीचे वाला है, कार बी ऊपर के लिए। कौन सी कार तेज चल रही है। तीसरा, कितने समय पश्चात किस स्थान पे बी कार ए को पकड़ लेगी, यानी ये जो बी कार है यह कार ए को पकड़ लेगी। तो अब आइए देखते हैं इसमें। ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रारंभ में समय t बराबर 0 पर कार ए कार बी से 5 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ पे देखिए कि कार ए शुरू में 5 किलोमीटर आगे है कार बी से। ठीक। दूसरा, कार बी के लिए दूरी समय ग्राफ का ढाल कार ए के लिए ढाल की अपेक्षा अधिक है, यानी कार बी के लिए दूरी समय ग्राफ का ढाल कार ए के, इसका ढाल देखिए यानी स्लोप, कार बी का स्लोप ज़्यादा है कार ए के स्लोप से, तो कार बी की चाल अधिक है, क्योंकि समय दूरी ग्राफ से जब हम ढाल निकालते हैं तो वह चाल बताता है, तो जिसकी ढाल अधिक होगी उसकी चाल अधिक होगी। यहाँ पे कार बी का ढाल ज़्यादा है इसलिए कार बी का ढाल अधिक है। तीसरा, दोनों वक्रों के कटान बिंदु पर दोनों कारें एक ही स्थान पे होंगी। तो यह कटान बिंदु देखिए, कटान बिंदु हमको प्राप्त होगा। अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि कार बी गति प्रारंभ करने के 1.5 घंटे बाद, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में यह कट कर रहा है, यानी 1.5 घंटा बाद अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर दूरी पर कार ए को पकड़ लेगी। यानी ये चली थी शुरू में तो कार ए 5 किलोमीटर आगे थी, लेकिन 10 किलोमीटर तक जाते जाते कार बी ने कार ए को पकड़ लिया और उसके बाद कार बी आगे हो गई, कार बी पीछे हो गई। ठीक। तो इस तरह से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम इस ग्राफ से बता सकते हैं। अब इस प्रश्न को एक बार फिर से आप कॉपी पे बना के लिख के कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो इसको बताइएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राफ से स्पष्ट है। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि यह जो है ये 5 किलोमीटर दूर थी कार ए, इसकी ढाल कम होने के कारण इसकी चाल कम है। कार बी का ढाल या स्लोप ज़्यादा है इसलिए चाल इसकी ज़्यादा है, और दोनों जहाँ कटान बिंदु है वहीं पर कार ए और कार बी दोनों समान समय में समान दूरी पर पहुँचेंगी, यानी 10 किलोमीटर पर, और 1.5 घंटे बाद ये दोनों कार मिल जाएंगी। अब आइए अगला क्वेश्चन। गैस से भरा गुब्बारा 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है। जब यह 65 मीटर की ऊंचाई पर है तो इससे गिराया गया पैकेट कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचेगा। अब देखिए, चूँकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए यू हम -12 मीटर पर सेकंड लेंगे, जी 10 मीटर पर सेकंड, ऊंचाई h 65 मीटर। तो इसके लिए हम h बराबर ut + ½ GT² से जब मान रखेंगे तो 65 हो गया ऊंचाई 65 मीटर, -12t + ½ GT²। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक द्विघात समीकरण बन रहा है 5t² -12t -65, तो इसका गुणनखंड हम करेंगे तो 5t² -25t + 13t -65। तो इस तरह से इसका गुणनखंड यानी 65 × 5 करके गुणनखंड आप लोग जानते हैं, जब करेंगे तो हमको दो इसके गुणनखंड मिलेंगे, एक 25 और एक 13। तो -25 + 13 लिखेंगे क्योंकि बीच में -12 है, इसमें से 5 कॉमन होगा, इसमें से 13 यानी 13 कॉमन होगा। बाकी ये आप लोग जानते होंगे गुणनखंड करना। तो 5t + 13 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा t - 5। तो चूंकि ये निगेटिव है इसलिए संभव नहीं है, इसलिए t = 5 हम यानी t - 5 = 0 करेंगे, जहाँ से हमको t = 5 मिल जाएगा।
यानी पैकेट गिराए जाने के 5 सेकंड बाद पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। अब एक और है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। तो सरल रेखीय गति में कण की स्थिति समीकरण x बराबर 2t + 3t² के अनुसार बदलती है, तो गणना कीजिए। यानी यहाँ पे क्या है कि समय स्थिति जो है समय पर डिपेंड कर रही है और इसमें एक समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण से हमको प्राप्त करना है कण का प्रारंभिक वेग u, 2 सेकंड बाद कण का वेग और कण का त्वरण। तो विस्थापन x बराबर 2t + 3t² से तो वेग हम निकालेंगे dx/dt, यानी अवकलन करेंगे तो 2t का डिफरेंशियल हो जाएगा 2, क्योंकि dt/dt यानी ये डिफरेंशियल 1 हो गया, और 3t² का डिफरेंशियल हो जाएगा 6t। तो इसको आप देख लेंगे nx⁻n-1 का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो 2 + 6t हो गया। अब 2 + 6t में t बराबर 0, कण का प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पर जब हम इसमें t बराबर 0 रखेंगे तो हमको u यानी प्रारंभिक वेग मिल गया 2 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है 2 सेकंड बाद वेग, तो इसी में हम 2 रख देंगे t की जगह। तो 2 + 6 × 2 ये हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण a वेग परिवर्तन बटा समय, तो v - u/t। तो देखिए 14 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड कितने देरी में हुआ, 2 सेकंड में। तो 14 - 2/2 करेंगे, 12/2 हो गया या 12/2। तो त्वरण हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से ये तीनों चीज़ें हम निकाल लेंगे। अब देखिए 2 रेलगाड़ियाँ A तथा B की लंबाई 200 मीटर है। यदि A 40 सेकंड में B को ओवरटेक करती है, यानी उसके आगे निकलती है, तथा एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चूँकि VA माना VA ग्रेटर देन VB है, ठीक। यदि A 40 सेकंड में B को ओवरटेक करती है, इसका क्या मतलब है, उसके आगे निकलती है, इसका मतलब A का वेग ज़्यादा है या चाल ज़्यादा है, तो VA ग्रेटर देन VB। तो A का B के सापेक्ष वेग VAB क्या हो जाएगा, VA - VB। अब देखिए एक ही दिशा में चलते हुए A द्वारा B को ओवरटेक करने में समय t बराबर 40 सेकंड, जब एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इस दौरान A द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा, 200 + 200 400 मीटर, क्योंकि अपनी दूरी तो तय करेगी, साथ में दूसरी ट्रेन की भी तय करेगी, तो यह 400 मीटर दूरी तय करेगी। अब VAB क्या हो जाएगा, 400/40 कुल दूरी, ठीक, 40 सेकंड में, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और VA - VB = हो गया 10, ठीक, यानी 10 हो गया। अब क्रॉस करने के लिए विपरीत दिशा में चलते समय रेलगाड़ी A का B के सापेक्ष वेग VAB' VA माइनस टाइम्स -VB, क्योंकि अब इसकी दिशा विपरीत हो गई, तो ये हो जाएगा VA + VB। इसको पार करने में समय कितना हो जाएगा, 20 सेकंड लग रहा है। तो VAB' S'/T', तो S' फिर 400 मीटर है और दूरी इस समय कितना लग रहा है, 20, यानी अब ये 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से पार कर रही हैं। तो यानी हमें VA + VB या VAB' का मान हो गया 20। अब VA + VB का मान हो गया 20 और VA - VB का मान हो गया 10। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, VB और VB कट जाएगा, 2VA बराबर 30 हो गया। तो VA बराबर हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो इसको रख देने पर समीकरण 2 में 15 + VB = 20 हो गया, तो VB = 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो पहली है गाड़ी A 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, दूसरी 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, आपेक्षिक वेग। और दोनों केसेस में जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो विपरीत दिशा मतलब आमने सामने आ रही हैं, तो इसमें वेग जुड़ जाता है, और जब एक ही दिशा में चलती हैं तो वेग घट जाता है। इसका हम लोगों ने प्रयोग करके और कुल दूरी बटा कुल समय से हम लोग यहाँ पे निकाले हैं इसका आपेक्षिक वेग, ठीक। तो ध्यान देंगे, जब एक ही दिशा में ट्रेनें चल रही हैं तो उनकी आपेक्षिक वेग घट जाएगा, यानी दोनों के वेग का अंतर हो जाएगा। और जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनका वेग जुड़ जाएगा। और हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करते हैं कि जब कोई गाड़ी सामने से आती है तो बहुत तेज़ी से क्रॉस करती है। क्यों क्रॉस करती है, क्योंकि उसका वेग जुड़ जाता है। और जब हम ओवरटेक करते हैं तो धीरे धीरे ओवरटेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों का वेग घट जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है, तो यहाँ कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आप अपने से भी कर लेंगे, बाकी अगले टर्न पे। धन्यवाद।